तेरा मेरा मत कर सासू, अब तो बनना मेरा। जब तक बनना गोटी खेले तब तक बनना तेरा। अब तो बनना नोट कमाए, अब तो बनना मेरा। ढोलक की थाप पर रेशमी सतरंगी कपड़े और आभूषण पहने हंसती खिलखिलाती लड़कियां बारी बारी से नाच गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र परियां धरती पर उतर आई हैं। हल्दी चंदन के उपटन से उभरा स्वर्ण सा पीला रंग, सादे वस्त्र और नाक में दमकती हीरे की लौंग पहने सकुचाए सिमटी सी मेरी दीदी बैठी थी। मेहंदी लगाने के लिए बाहर से एक प्रोफेशनल औरत ने दीदी को मेहंदी लगानी शुरू करी तो सभी लड़कियों का ध्यान उन पे गया और वो नाचती हुई उनके आसपास जाके बैठ गई। सभी चाह रही थी कि ऐसी ही लुभाने वाली मेहंदी उनकी हथेली पे भी लगाए और चटक रंग उभरे। सुना है जितनी गहरी और लाल मेहंदी का रंग उभरता है उतना ही पिया का प्यार मिलता है। तभी माँ ने मुझे पुकारा, निधि तू भी अच्छे से मेहंदी लगवा लेना, लोग दुल्हन के साथ साथ दुल्हन की बहन को भी देखते हैं। मुझे इस तरह दुल्हन के साथ जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। वो मेहंदी लगाने वाली को हिदायत दे रही थी, अच्छी तरह तेल लगाना, बारीक मेहंदी का डिजाइन बनाकर हथेली पर गणेश का भी चित्र उकेर देना, दोनों पाँव पर भी डिजाइन बनाना। दूल्हा सबसे पहले वैसे तो चेहरा देखता है, मेहंदी पे नजर तो बाद में जाती है, पर मेहंदी का वैवाहिक जीवन में बहुत ही महत्व होता है, प्यार का रंग और कामनाओं की महक। ये सुनकर मेरी सहेलियां तो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई थी और माँ अपने अतीत के अनुभव को याद करके गुलाबी गुलाबी हो रही थी। कभी दोनों बुआएं माँ को छेड़ते हुए कहती, भाभी भैया तो पूरी रात तुम्हारे पैरों की मेहंदी देखते रह गए थे। माँ शर्माते हुए कहती है, हटो भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर तो दीदी के सपने जैसे पंख लगाकर अपने पति के पास पहुंच गए थे। साथ ही सहेलियों का अनुभव, बुआ के अनुभव और सबसे ऊपर माँ का अनुभव उन्हें गुदगुदा रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरी चचेरी बहन पूजा की तरफ गया। बेचारी एकदम शांत दीदी के पास बैठी थी, उनकी मेहंदी को एकटक ताड़ रही थी, क्योंकि उसके जीवन में तो कभी मेहंदी की रात आई ही नहीं। वो अपने पड़ोसी डॉक्टर आशीष से प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन घर वाले माने ही नहीं। पूजा आशीष से बहुत सालों से जुड़ी थी और उसने मन में ठान लिया था कि वो अगर शादी करेगी तो वो सिर्फ आशीष से ही करेगी। तभी एक गंभीर दुर्घटना घटी। आशीष के पिता का देहांत हो गया और पूरे परिवार का दायित्व उस पर आ गया। मुझे आज भी याद है कि वो पूजा की खूबसूरती को कितना सराहता था। उसकी गोरी हथेलियों पर घंटों लाल पेन से डिजाइन बनाया करता था और फिर कहता, पूजा मेहंदी रंगी हथेलियां लिए जब तुम मेरे घर आओगी तो सारी रात मैं तुम्हारे रूप और तुम्हारी मेहंदी की महक में खोया रहूंगा। बहुत इंतजार कर लिया अब और नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह बदल गया था। पूजा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी तो मेरी हो सकती हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन आशीष को मानना ही नहीं था और वो नहीं माना। पूजा का प्यार, उसकी बातें सब सपने की तरह रह गई। पूजा के जीवन में मेहंदी की महकती रात को आना ही नहीं था और वो नहीं आई। अपने अंदर और बाहर के बिखराव को समेटते समेटते वो बहुत दूर निकल चुकी थी। फिर एक दिन ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसकी बड़ी बहन अचानक चल बसी और पीछे छोड़ गई एक नन्हा बच्चा और बिलखता हुआ उसका पति मयंक। चाचा चाची की इच्छा थी कि पूजा अपनी बहन की जगह ले ले, पर पूजा ये सुनकर ही कांप उठती थी। बहुत चाहती थी कि आशीष की मधुर स्मृतियों को वो कहीं गहरा दफना दे, पर जितनी बार भी कोशिश करती आशीष ही उसकी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता।
इतना आसान भी नहीं था बहन के पति को अपनाना। एक दिन पूजा ने इंस्टाग्राम पे आशीष की फोटो देखी। उस फोटो में आशीष के साथ उसकी पत्नी दामिनी भी थी। उसने अपने कलीग डॉक्टर दामिनी के साथ विवाह कर लिया था। कैसे कर लेते हैं लोग ये सब? पूजा तो बेचारी खुद को समेटते समेटते अधमरी हो चुकी थी। उसके पास तो एक ही मन था जो वो पूरा का पूरा आशीष को दे चुकी थी, और आशीष के पास न जाने कितने मन थे कि उसने कभी पूजा को दे दिया, कभी दामिनी को, और ना जाने और किस किस को। फिर एक दिन अपने माता पिता की इच्छा के सामने पूजा को अपना सर झुकाना ही पड़ा, और अपने कर्तव्य के कारण उसने हाँ भर दी। ना जाने उस बच्चे से उसका क्या जुड़ाव था। उसने सोचा कि बेचारे इस बच्चे का इन सब में क्या कसूर है। बेचारे ने अपनी माँ खो दी, और उसके पिता का भी कोई भरोसा नहीं कि वो कल किससे शादी कर ले। जब उसने मयंक के घर में कदम रखा तो उसकी हथेलियों पर हल्की सी मेहंदी लगी थी। मयंक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इस कदर दबा हुआ था कि पूजा का ना रूप देखा, ना मेहंदी और ना गुण। शादी की रात वो देर तक पूजा को अपने घर के लोगों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनका परिचय करवाता रहा। उसने हल्के से पूजा को ये भी बता दिया था कि अब उसके सजने संवरने की उम्र निकल चुकी है। बात को आगे बढ़ाते हुए मयंक ने पूजा से ये कहा, तुमने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। समय बीतने पर और जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद मेरा मन कुछ बदल सा गया है, तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो तुम्हें अपने घर को संभालने वाली सेविका और बेटी की आया बनाकर लाया हूँ। तुम्हारे और आशीष के प्रेम संबंध के बारे में मैं भली भांति जानता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा समाज में तुम्हें इज्जत और सुरक्षा की जरूरत है, और मेरे घर में काम वाली और सेविका की, इसीलिए मैं तुमसे शादी करी। पूजा मौन रहकर ये सब सुन रही थी, और साथ लेटे हुए उस व्यक्ति की पीठ को देखते हुए वो सोचने लगी, ये इंसान किस मिट्टी का बना है। अच्छा हुआ जो दीदी मर गई, फिर लगता दीदी मर कर भी उसमें फिर से लौट आई है। यातना दीदी को भोगनी पड़े या मुझे, बात तो एक ही है। कभी कभी पूजा को जब ज्यादा अधिक गुस्सा आता तो उसका मन करता कि वो अपने नाखून से उसकी पीठ पर मेहंदी की डिजाइन बना दे, और फिर देखे उसकी हथेली का रंग अधिक सुंदर है या उसकी पीठ पर उकरे खून की मेहंदी का रंग, उसकी मेहंदी की खुशबू अधिक है या उसके खून के मेहंदी की खुशबू। रात भर पूजा अपनी सुहाग रात का एक एक पल अपने हाथों में होती अजीब सी हलचल को रोकती रही। अपने तन पर पहने गहने उतारकर उसने टेबल पर रख दिए, सुहाग का जोड़ा उतारकर सूट पहन लिया और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी मयंक चौंक कर उठा और जल्दी जल्दी बाथरूम चले गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके पास बैठी पूजा भी उसे दिखाई नहीं दी। पूजा कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या उसके माँ पापा ने उसे नौकर और आया के रूप में भेजा है। क्या वो दोनों मयंक के स्वभाव को जानते थे? दीदी ने उन्हें कुछ बताया था या ये सब उनके भाग्य के कारण हुआ है? क्या ये कैद उसे जिंदगी भर भुगतनी होगी, जहां वो ना सहचारी है, ना प्रेमिका और ना सहधर्मिणी। मेहंदी का रंग तो उसकी हथेली में भी बहुत गहरा चढ़ा था। उसने तो बचपन से यही सुना था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा, दुल्हन पति की उतनी ही प्यारी होती है। पर यहाँ पर तो बिल्कुल ही उल्टा ही हो गया। वो ना तो पति की प्रेमिका बनी, कितने प्यारे क्षण थे वो, जब आशीष तन और वो दोनों एक साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करते थे। मन तो वो आशीष को दे चुकी थी, फिर अचानक सोचा था उसने दूध के सहारे ही जी लेगी, उसे अपने जीवन से निकाल फेंका। ना तो तन की आवश्यकता है और ना खानदान से थी। साधारण प्यारे क्षण की नौकरी करती थी, जब आशीष जो और वो दोनों एक साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करते थे। पर मयंक भी तो उसके साथ अन्याय ही कर रहा था। अचानक से उसने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे अपने जीवन से निकाल फेंका, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से थी, साधारण सी पीए की नौकरी करती थी।
जो भी हो, ये सरासर अन्याय था, पर मयंक भी तो उसके साथ अन्याय ही कर रहा था। पूजा उठकर बाथरूम में गई और घंटों साबुन से रगड़ रगड़ कर अपनी हथेली की मेहंदी उतारती रही, ताकि मेहंदी का रंग उतर जाए, उसकी महक खत्म हो जाए और सुहागरात के बिस्तर की छुअन समाप्त हो जाए। काफी प्रयास करने के बाद वो सफल हुई। उसने एक साधारण सा सूट पहना और सारे गहने, चूड़ा एक रुमाल में बांधकर अपनी सास को देकर बोली, आप इसे रख लीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? जी। तुम्हें मयंक ने बताया नहीं कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ घर का काम करोगी और मुन्ना को संभालोगी? नहीं, ये सब तो नहीं बताया। फिर थोड़ा रुककर पूजा ने सवाल किया, क्या ये सब मेरे माता पिता को मालूम था? हाँ, मालूम था। तुम्हारी बहन हर समय अपने मायके से जुड़ी रहती, इससे घर का वातावरण दूषित होता था, इसीलिए हमने ये शर्त रखी। खून तो तुम्हारा भी वही है ना, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ और चैन से रहो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, ना ही कोई ऐसी कल्पना करी थी। प्रमाण के रूप में आप ही देख लें, मैंने तो चूड़ा, मेहंदी, गहने सब उतार कर दे दिए। ये कहकर उसने अपने बदरंग हथेलियां मयंक के सामने फैला दी। मयंक की माँ उसके हाथ में उतरी हुई मेहंदी को देखकर चिल्ला उठी, ये क्या पागलपन है? इस तरह कोई अपनी मेहंदी को उतारता है? ये अपशगुन होता है। पूजा बिना कुछ कहे सुने वहां से बाहर निकल गई। मन में वो एक दृढ़ निश्चय पहले ही बना चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो लौटकर अपने घर भी नहीं आई थी, बस ऑफिस के पास एक छोटा सा कमरा लेकर वहीं रहने लगी थी। सभी अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे, पर वो मौन रही। चाचा चाची ने भी बहुत कुछ पूछा उससे, पर उसने किसी भी बात का उत्तर देने को जरूरी नहीं समझा। जब मैं उससे मिली तो उसने मुझसे केवल इतना ही कहा, जीवन कोई जरूरी तो नहीं कि सामने के दरवाजे से आकर ही जिया जाए, पीछे के द्वार से भी तो जिया जा सकता है। पूजा अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो ना भागी थी ना छुपी थी। उसी शहर में, उसी दफ्तर में वो चुपचाप अपना काम कर रही थी और अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसे ना कोई आगे उम्मीद थी और ना ही कोई बदलाव की आशा थी। वो जिस हालत में भी थी, खुश थी। यहाँ तक कि उसके जीवन की किताब में जो अतीत के बुरे पन्ने थे, उसे उसने बंद नहीं किया, बल्कि फाड़ कर जला दिया था। मन अतीत से निकलकर वर्तमान पर पहुंच गया। पूजा चुपचाप दीदी की मेहंदी की रस्म देख रही थी, बस कमल पत्र पर पड़ी ओस की बूंद की तरह निर्लिप्त। उसने चुपचाप अपने गोरे चिट्टे हाथ मेहंदी वाली के सामने आगे बढ़ाए। मेहंदी वाली ने उसके हाथों में मेहंदी लगानी शुरू करी। दीदी की आंखें नम हो गई थी, जिन्हें मैं दूर बैठी भी देख सकती थी। खूब गहरा रंग चढ़ा था पूजा की हथेली पर मेहंदी का। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी अपनी हथेलियों की मेहंदी की खुशबू को सूंघ रही थी, मग्न होकर। अचानक से उसे देख के मेरे मुंह से निकला, भगवान करे इसकी हथेली की मेहंदी सदा महकती रहे, रंग खिलता रहे, इसे हमेशा खुशी मिले। सच में मेहंदी का रंग और खुशबू तो तभी महकती है जब ब्याता के सपने भी महकते हैं। और फिर कुछ समय बाद पूजा की जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से पूजा के हाथ में एक बार फिर से मेहंदी लगी।